हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंसाइज बायोलॉजी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 नर्वस सिस्टम, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप सब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले इसमें आपको एक्सप्लेन किया है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम कोई भी प्रोजेक्ट या काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग जो लोग होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलजुल कर फिर हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही जो हमारी बॉडी है वो मतलब एक ऑर्गन का काम नहीं है उसमें, या एक सिस्टम का काम नहीं होता है उसमें। अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना मतलब काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। अब आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी का सारा डिटेल इसमें दिया जाएगा। वो किस तरह से काम करता है, किस तरह वो आपस में एक दूसरे ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, किस तरह से वो मैसेज है वो सेंड करता है या रिसीव कर रहा है, ये सारा प्रोसेस इसमें डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। All living beings are dependent on a number of processes going on in their body like digestion, respiration, movement, etc. जो भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, वो सभी डिपेंड करते हैं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि डाइजेशन, हम खाना खा रहे हैं उसकी डाइजेशन हो रही है, सांस ले रहे हैं रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। जो हम खाना खा रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मूवमेंट हो रही है बॉडी की। ये सारे जो प्रोसेस हैं, दीज प्रोसेस डोंट फंक्शन इंडिपेंडेंटली बट दे आर इंटर रिलेटेड टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ बॉडी। जो ये सारे प्रोसेस होते हैं ये अकेले काम नहीं करते, पर ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके बॉडी के ऑर्गन्स की या बॉडी की। The interaction of these activities of living being as per the need of body internally or externally is called the coordination। जो ये सब इंटरेक्शन हो रही है एक्टिविटीज़ की आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब जो भी लिविंग बींग्स में, चाहे वो बॉडी के इंटरनल हो किसी भी ऑर्गन में या बाहर एक्सटर्नल किसी वे से हो, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन है, दीज आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन जिनमें नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन चलेगा, और एक होता है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है, दिस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम विच इज़ मेड ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड द सेंस ऑर्गन्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम से चलता है। इसमें आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, नर्व, सेंस ऑर्गन्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अब आपको यहाँ एग्जांपल दिया गया है, मान लो व्हेन यू फील हंग्री यू ईट फूड। जब आपको भूख लग रही है तो आप खाना मतलब खाते हो। द एक्ट ऑफ ईटिंग फूड इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़। खाना खाने का जो काम है वो एक काम नहीं है, एक स्टेप नहीं है, उसमें बहुत सारी जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। योर आइज़ लुक एट द फूड प्लेस ऑन द टेबल। सबसे पहले तुम्हारी जो आँखें हैं वो खाने को देखेंगी जो टेबल पे पड़ा है। योर ब्रेन रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन, द एक्शन स्टार्ट्स। उसके बाद जो ब्रेन है वो इस इंफॉर्मेशन को अपने मतलब सेंस करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फिर वो काम करना स्टार्ट करेगा। The arms get the message and they are raised and hold the plate in which the food is kept। जो आर्म्स हैं वो मतलब जो ब्रेन है उसने मैसेज किया आर्म को कि आप उस प्लेट को उठाओ। उसके बाद क्या होता है, द फिंगर पिक अप द फूड एंड पुश इट इनटू द माउथ। जो फिंगर होती है वो उस खाने को उठाती है और फिर मुंह में डालती है। The food goes down through the alimentary canal and after a series of process in the body reaches the blood stream। उसके बाद जब आप खाना खा लेते हो तो जो एलिमेंट्री कैनल है, मतलब जो आपका फूड वाला माउथ से लेकर जो आपका डाइजेशन आगे नीचे तक जो भी खाने का रास्ता है,
उस प्रोसेस में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, डाइजेशन होती है, फिर आपका जो खाना है उसकी जो फॉर्मेशन में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज बनता है, वो जो ग्लूकोज होता है वो आपकी ब्लड में मिक्स होता है और फुलफिल द रिक्वायरमेंट दैट हैड अराइजन व्हेन यू फेल्ट हंग्री। और जो भूख लगने पे आपको जो चीज़ चाहिए थी, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो कहाँ से मिलनी थी, आपको ग्लूकोज से मिलनी थी, तो वो आपका ब्लड में मिक्स हो जाता है। Playing a fast game like tennis require a lot of coordination by the muscles, judgment by the brain and the observation by the eyes. जब आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, मसल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा एकदम से होनी चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए ब्रेन की, फटाफट से आपने बॉल को जज किया, यहाँ से आ रही है या कहीं और से आ रही है, फटाफट आपने उसको हिट करना है, ठीक है। आइज़ का भी हो जाता है इसमें इन्वॉल्वमेंट। Pain is a sprained ankle signal not to move the affected part, otherwise it may not recover fast. अगर आपको किसी पार्ट में दर्द हो रही है, मान लो आपको मोच आ जाती है आपकी एड़ी में, तो वहाँ पेन स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो क्या बोलेगा कि उस बॉडी पार्ट को मूव नहीं करना है, अदरवाइज़ उसकी जो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो ये सब नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है, इस तरह से आपस में एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेट करते हैं और वो चलता है। ऐसे ही केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। दिस कोऑर्डिनेशन इज़ ब्रॉट अबाउट द केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। अब आपने हार्मोन्स सुने होंगे, एक्चुअली हार्मोन्स क्या होते हैं, असली में वो एक केमिकल होते हैं और वो मैसेंजर का काम करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी इज़ गिवन बिलो। तो इन मैसेंजर्स के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होगा उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। In an emergency situation, if you are suddenly attacked by the bull in the street, you try to run away from it. In such situations, certain chemicals are released into the body blood to provide you extra energy and strength to run. अब आपके पीछे कोई जानवर पड़ जाता है तो क्या होता है, जैसे बुल पड़ा है यहाँ पे एग्जांपल में, गली में जा रहे हो और आपके पीछे बुल पड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, आप भागना शुरू कर दोगे। फिर अदरवाइज़ आप इतना तेज़ नहीं भाग रहे हो, पर उस टाइम आप बहुत तेज़ भागना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है जो आपको एकदम से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप फिर फास्ट मूव करते हो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, द न्यूरॉन। जैसे कि हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट क्या बताई थी, सेल है, ऐसे ही जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे छोटी यूनिट है वो न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो जो नर्व सेल और न्यूरॉन्स है वो बेसिक यूनिट है इसका। अ न्यूरॉन इज़ मेड अप ऑफ टू मेन पार्ट। जो न्यूरॉन होता है वो दो मेन पार्ट से बना हुआ है। मेन सेल बॉडी, जो आपकी ये मेन सेल बॉडी है, इसको हम साइटोन बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे ये डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, ये जो धागे जैसे हैं। उसके बाद एक ये लॉन्ग सा पार्ट है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। दो पार्ट हैं, एक सेल बॉडी साइटोन जिसके फर्दर डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, और ये एक लॉन्ग पार्ट है, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। सेल बॉडी कंटेन अ न्यूक्लियस। इसके अंदर देखो ये डार्क सा रीजन है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल के अंदर जो डार्कर रीजन है उसको हमने न्यूक्लियस बोला है। द डेंड्राइट आर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म की ही एक्सटेंशंस हैं, मतलब उसी से बना हुआ है ये आगे। They receive message from the organs and transmit them through the cell body into the axon. ये क्या करेंगे, सिग्नल लेंगे, ठीक है। सिग्नल यहाँ पे क्या चीज़ है, इम्पल्सेस है। इम्पल्स क्या चीज़ है, एक्चुअली केमिकल रिलीज़ होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे, तो वो ऐसे एंटर करेंगे, फिर एक्सॉन सेल बॉडी से होते हुए वो फिर आपके एक्सॉन में जाएंगे, ठीक है। द एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनेट इन अ नंबर ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड टर्मिनल ब्रांचेस। उसकी फर्दर जो लास्ट एक्सॉन में ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसको हम टर्मिनल ब्रांचेस बोलते हैं। यहाँ से फिर फर्दर आपका जो दूसरा न्यूरॉन होगा वो अटैच होगा, चिपका बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस होगा। इसके ऊपर ये शीट कवरिंग लगी हुई है, इसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। ये इंसुलेशन का काम करती है, मतलब ये जो भी इम्पल्स जाएगी ना इसके अंदर से, उसको लीक नहीं होने देगी। उसके बीच में ये इंटरनोड है, ठीक है, मतलब ये चीज़ें, ये नोड है, उसके बीच में ये जो गैप्स है इसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये आपका लॉन्ग पार्ट एक्सॉन है, डायरेक्शन है वो यहाँ से इस तरफ होगी इम्पल्स की। उसके बाद है द इंडिविजुअल न्यूरॉन में कॉन्टैक्ट थ्रू दीज प्रोसेस
The terminal branches of axon of one neuron lie very close to the dendrite of another. एक का जो axon होगा वो दूसरे के dendrite के साथ अटैच होगा. This point जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में होंगे उस पॉइंट को हम साइनैप्स बोलते हैं. It is the synapse that the message is transmitted from the axon of one neuron to the dendrite of the next neuron. साइनैप्स वही जगह है जहाँ से एक एक्सॉन से जो इम्पल्स जाएगी वो दूसरे के डेंड्राइट में एंटर करेगी. मैसेजेस आर रिलेड इन दिस मैनर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट. इसी तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. 3 तरह के हैं. सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी cells और सेंस ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो इम्पल्स को या तो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे या फिर आपके ब्रेन तक लेके जाएंगे सेंस कर. मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू. जिस पार्ट में आपको चोट लगी है या जो पार्ट आपका इफेक्टिव हुआ है तो पहले सेंस ऑर्गन्स होंगे या सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, उनको सेंस करके ब्रेन तक लेके जाएंगे. ब्रेन है वो जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको बोलेगा कि अफेक्टेड पार्ट को वहाँ से हटाया जाए या जो भी वो उसको कमांड देगा उसको फॉलो करे. तो मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है ये. तो ये ग्लैंड्स हो या मसल्स होती हैं. एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड. एसोसिएशन न्यूरॉन लाइन इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर. ये एसोसिएशन का काम करती है, बांध कर रखती है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को, और जो इम्पल्स है वो एक से दूसरे तक लेके जाना है उसको. नेक्स्ट, नर्व. Nerve is a form of bundle of axon enclosed in the tubular medullary sheath. जैसे आप हमारे घर में बिजली की तारें होती है ना, उसके ऊपर ये ऐसे कवरिंग सी होती है, ये शीथ है, उसके अंदर हमारी ये तारें होंगी कोई मेटल की. इस तरह यहाँ फाइबर है, नर्व फाइबर. तो इसके ऊपर ये कवरिंग इसलिए हुई है कि जो भी इम्पल्स जाएगी आपकी वो मतलब लीक ना हो, एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए. जो भी सिग्नल्स जा रहे हैं या जो भी मैसेज जा रहा है, अदरवाइज़ ऐसे सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो ब्रेन है वो उसको सेंस नहीं कर पाएगा और वो प्रॉपर से कमांड नहीं दे पाएगा. सेंसरी नर्व कंटेन ओनली, इसमें सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी नर्व में. मोटर न्यूरॉन्स में आपके मोटर नर्व में आपके मोटर न्यूरॉन्स होंगे, ये मूवमेंट से रिलेटेड होगा आपका. मिक्स नर्व में दोनों सेंसरी न्यूरॉन्स भी होंगे और आपके मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे. जैसे कि आपकी टंग है वो सेंस भी करती है और वो मूवमेंट भी करती है. नेक्स्ट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम. जो आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप का होता है. एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है और ब्रेन आता है. ठीक है, और जो आपका ब्रेन है वो कहाँ पे है? स्कल के अंदर है. और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है. नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से ये जैसे आपका ये ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेन. यहाँ से कई नर्व्स निकल रही हैं और कई नर्व्स एंटर कर रही हैं, ये आपकी सारी पेरिफेरल के अंदर आएंगी. तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है. इसमें एक सोमैटिक होता है और एक आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है. ठीक है, तो ये आपको और डिटेल में आएगा बड़ी क्लासेस में, तो अभी आपको जस्ट इतना ही है. ब्रेन, अब ये मेन है आपका. ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. ब्रेन अलॉन्ग विद स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मैंने बताया था जो ब्रेन है वो स्पाइनल के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है. जो आपका एवरेज अडल्ट ह्यूमन ब्रेन है उसका जो वेट होता है वो 1.5 kg होता है. और आपका जो ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन है वो स्कल करता है. बोनी स्ट्रक्चर जो जैसे हार्ड हमारा हेड होता है ना वो उसको प्रोटेक्ट करता है और इसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं. ब्रेन है वो आगे फर्दर डिवाइड है. जैसे आपकी यहाँ पे ये देखो ब्रेन की आउटर लेयर शो की हुई है. अगर आप इसको काटोगे तो इसके अंदर से लेयर्स निकलेंगी. ठीक है, तो वो जो लेयर्स होती हैं ना, जैसे ये लेयर्स हैं, तो इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस. ठीक,
विच आर सेपरेटेड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इनके बीच में लिक्विड भरा होता है, वो स्पंज का काम करता है ताकि आपके ब्रेन को कोई प्रॉब्लम ना हो, या शॉक वगैरह लगे तो उसे चोट ना लगे। तो ये जो लेयर्स होंगी या जो भी आपकी खाली स्पेस होगी ब्रेन में, उसके अंदर कौन सा लिक्विड होगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो ब्रेन है आपका, उसमें 3 मेन पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। तो जो आपका सेरेब्रम है, ये सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, इसको बोला गया है। इसको जब आप ऊपर से, ये तो साइड पोर्शन है ना, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये अखरोट की तरह ऐसा दिखता है। एक लेफ्ट साइड होगी और एक आपकी राइट साइड होगी, ठीक है। इनके हाफ को सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स बोला जाता है। ईच हेमिस्फेयर इज इंटरनली, अंदर से होलो होता है, खोखला होता है। द आउटर सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर इज फोल्डेड विद रिजेस एंड ग्रूव्स। इसके ऊपर ऐसे ये जो रिजेस ऐसे ग्रूव से बने हुए हैं, ये क्यों होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ सके ब्रेन का और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स आ सकें, और जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे वो उतने अच्छे से मतलब नर्वस सिस्टम आपका काम करेगा और जो मतलब मैसेजेस हैं उनको अच्छे से ट्रांसमिट करेगा। जो ह्यूमन सेरेब्रम होते हैं उसमें 9 बिलियन न्यूरॉन्स है वो होते हैं। जो आपका ये वाला जो बाहर पार्ट है, ये जिसका जितना बड़ा होगा, जितने इसमें फोल्ड होंगे, इसमें जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, वो जो इंसान है वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कॉन्शियस होगा, और उसकी जो विल पावर है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। उसकी सभी जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर उसका कंट्रोल होगा, मतलब वो जो करना चाहे वो आराम से कर सकता है। नेक्स्ट है सेरेबेलम। ये थोड़ा छोटा होता है, ये आपका पीछे वाली साइड होता है, जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं। इट इज़ मेन फंक्शन इज़ टू बैलेंस द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज़। जो आप चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, मूवमेंट से रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हो, बॉडी बैलेंस सारा वो इसी के थ्रू होता है। द सेरेब्रम डिसाइड्स एन एक्शन वेयर द सेरेबेलम इम्प्लीमेंट द एक्शन। सेरेब्रम है जो ये बाहर वाला पार्ट है, ये डिसाइड करेगा कि आपने क्या करना है, और जो सेरेबेलम है वो डिसाइड उस एक्शन को करेगा कि मुझे वो करना है या नहीं करना है। इफ़ यू गेट एन आइडिया टू स्टैंड अप एंड वॉक, इट अराइजेज इन द सेरेब्रम। मुझे खड़ा होना है या मुझे बैठना है, ये मेरा ये बाहर वाला पार्ट है, ये सोचेगा, और मैंने खड़ा होना है या खड़ा हो गया हूँ मैं, तो ये आपका सेरेबेलम करेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें कि मसल्स आपकी या तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी या आपकी रिलैक्स होंगी। अब जो इंसान शराब पीता है तो उसका यही जो सेरेबेलम, जो बॉडी बैलेंस वाला पार्ट है, उसी में ही उसका मतलब वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसको मतलब वो मतलब उसका जो ब्रेन होता है ना, वो ये वाला पार्ट कंफ्यूज हो जाता है। उसका बॉडी बैलेंस बनाने में उसको प्रॉब्लम आती है, उसकी मस्कुलर मूवमेंट्स वो नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता वो, ठीक है। नेक्स्ट है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। ये जो आपका यहाँ पे है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा, ये आपका नीचे तक जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।